एनडीआई रूल में अभी हम लोग कर रहे हैं रूल 3, रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जनरल कंडीशंस Yes. एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेस्टर। तो Yes. पढ़ दो एक बार। Yes, sir. Restriction on investment in India by a person resident outside India, save as otherwise provided in the act or rules or regulation made thereunder, no person resident outside India shall make any investment in India, provided that an investment made in accordance with the act or the rules or the regulations made thereunder and held on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been made under these rules and shall accordingly be governed by these rules. Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it, and for sufficient reasons, permit a person resident outside India to make any investment in India, subject to such condition as may be considered necessary. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बिल गेट इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। Yes, sir. तो पहले बोल रहा नहीं करेगा, तो फिर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? तो यहाँ पर दो चीजें बोली उसने उसके नीचे। पहले कि जब ये रूल्स रेगुलेशन आए तो जो भी उस एक्ट के हिसाब से, ये रूल्स आने से पहले जो भी हुई थी इन्वेस्टमेंट्स, और वो उस टाइप के फेमा के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से थी, तो वो भी इसी रूल के अंदर मानी जाएंगी। तो दैट मीन्स ये 19 में जो रेगुलेशन आया, तो 19 से रेगुलेशन कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो पहले से होती आ रही है। तो अगर वो रेगुलेशन एज पर लॉ हुई है तो भी इसी रेगुलेशन रूल्स के अंदर मानी जाएंगी। दूसरा, जब पहले ही उसने सीधा मना कर दिया कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो फिर उसने एक एक्सेप्शन प्रोवाइड की कि अगर आरबीआई को एप्लीकेशन करे तो आरबीआई किसी भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है उसको कंडीशंस डाल के इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर सकता है। तो अगर मैं सेक्शन में अपनी समरी में लिखें, तो एक रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। हाँ, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग है, सो लोग वो एज पर लॉ थी, उनको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि उनके लिए आपको फ्रेश वो लेना है। तो इसका टॉपिक है restrictions on investment by non-resident on making investment in India। ठीक है, तो मेन है, फर्स्ट कहता है नो एनआर shall make investment in India, ऐसे ही बोल रहे हैं। यस। फिर इसका आगे एक्सेप्शन क्या दे रहा है कि अगर आरबीआई अलाउ करेगा तो वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है, एंड देन द पर्सन सेकंड स्टेज पे बोल रहा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस, राइट? यस। अगर आप दोबारा पढ़ो उस चीज को, सेव एज बाय एक्ट, रूल और रेगुलेशन, नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसको अगर उल्टा पढ़ोगे तो इसका मतलब है बिल गेट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है जितना एक्ट, रूल और रेगुलेशन में लिखा है। यस सर। इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं ना। एक कि कोई भी आदमी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक ये एक्ट, रूल, रेगुलेशन के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो वहां पे हमने यही लिखा, नो एनआर शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन एक्ट, रूल और रेगुलेशन। क्लियर? उसके बाद उसने इसके नीचे दो प्रोविजंस दिए, ए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इफ एज पर एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन तो डीम्ड अंडर दीज रूल्स। ये तो डीमिंग प्रोविजन हो गया कि 19 से पहले के लिए, लेस देन 2019 की इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट? और बी में क्या बोला कि आरबीआई ऑन एप्लीकेशन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस में परमिट अबव इन्वेस्टमेंट्स। यही हुआ। अगर एक्ट की रूल्स कंडीशंस में नहीं बैठ रहा है तो आप आरबीआई को भी अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट की परमिशन ले सकते हो। तो सेक्शन 3 इतना ही बोल रहा है। क्लियर है? कोई बताएगा क्या कह रहा है एक ही सांस में? यस सर।
सो सेक्शन 3 रेस्ट्रिक्ट करता है जो भी इन्वेस्टमेंट एक नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में करता है, बट अलाउ करता है कि अगर आरबीआई कोई कंडीशंस एक्ट कंडीशंस बना सकता है तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। एंड सेकंड चीज ये बोलता है कि जो भी और ये जो रेगुलेशन, ये जो बेसिकली थर्ड रेगुलेशन है, ये कवर करता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो भी एक्ट के अंदर कवर होंगे, और इवन जो पुराने ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी इस रेगुलेशन के अंडर कवर होंगे। सो लॉन्ग एज इस रूल्स के हिसाब से हुए हाँ, हुए हैं। yes. ठीक है, तो ये सब के ऊपर एप्लीकेबल है। देन फोर्थ क्या है? Fourth, restriction on receiving investment, save as otherwise provided in the act or rules or regulations made thereunder, an Indian entity or an investment vehicle or a venture capital fund or a firm or an association of persons or a proprietary concern shall not receive any investment in India from a person resident outside India or record such investment in its books. तो ये सारी चीजें मेरे को बता दो, डेफिनेशन में आई हुई हैं। इंडियन एंटिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है, वेंचर कैपिटल फंड क्या है? So Indian entity is a company incorporated in India, including LLP. Investment vehicles are like kind of institution that pull funds, and if it's for real estate project, then it's REIT. If it's for infrastructure project, then it's InvIT. And another one is alternative इन्वेस्टमेंट AIF. फंड। Yes, sir, which is kind of funds on funds, kind of a mutual fund thing. So वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड सर जो बेसिकली कैपिटल हो, मतलब कैपिटल कलेक्ट करते हैं ताकि वो जो भी न्यू वेंचर्स होंगे उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब फंड कर सकते हैं उसको, मतलब ये फंड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट। फर्म क्या होता है? FIRM फर्म सर जैसे लॉ फर्म्स होते हैं सर, इनका मतलब इसमें वो नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म। इट इज ए पार्टनरशिप फर्म। AOP क्या होता है? यस सर, AOP सर जहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और उनका सर कॉमन पर्पस है एंड दे वर्क टुगेदर। प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होता है? सर जहाँ पे वो सोल पर्सन है Sole और owner वो है। पूरा बिजनेस देखता है ऐसा। तो इसमें ऑलमोस्ट सब लोग कवर हो गए। देखो बिजनेस कैसे शुरू होता है, सबसे पहले सोल एंटिटी होती है, फिर वो पार्टनरशिप Yes. बनती है, फिर वो LLP बनती है, फिर वो कंपनी बनती है, फिर और बड़े स्केल पे वो आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन सकती है या वेंचर कैपिटल फंड बन सकती है। तो ये सब जो भी एंटिटीज हैं, इनको अगर ये इंडिया की है तो इनको बोला है कि आप बाहर से कोई भी पैसा नहीं लोगे, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ऊपर जो पहला रेगुलेशन 3 था उसमें ऑब्लिगेशन डाला था नॉन रेजिडेंट पे। इंडिविजुअल, यस सर, नॉन रेजिडेंट। वो पर्सन कोई भी हो सकता था, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, AOP जुडिशियल कोई भी हो सकता है पर्सन। जब भी यूज कर रहे हैं तो खाली ये इंडिविजुअल पर्सन नहीं, फर्म कंपनी सब कवर हो सकते हैं। तो वो बोल रहा कोई, पहले रेगुलेशन 3 में बोला उसने कि कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, और यहाँ पे इंडियन एंटिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला कि आप बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे और रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसका मतलब अगर जो भी वायलेशन करेगा तो दोनों के दोनों के ऊपर एक्शन हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो सेम चीज बोल रहा है लेकिन इंडियन एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, और 3 जो है वो फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। प्रोवाइडेड क्या है इसमें? Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons, permit an Indian entity or an investment vehicle or a venture capital fund or a firm or an association of person or a proprietary concerned to receive any investment in India from a person resident outside India or to record such investment subject to such conditions as may be considered necessary. ठीक है, तो अगर हम इसको अभी समरी में लिखें, सो जो 3 में लिखा था सेम ही है। 4 में अब ये रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर है? इंडियन एंटिटीज के ऊपर। इंडियन एंटिटी के ऊपर है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन वो था मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये है रिसीविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा नो
इंडियन एंटिटी बोल दो फटाफट, क्या क्या लो कवर है इंडियन एंटिटी, और कौन? Indian entity, investment vehicle, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, venture capital funds, VCF, Firm. firm, फार्म, associate firm, proprietorship, प्रोप्राइटरशिप, कंसर्न। और छूट गया कोई? नहीं सर, हमें तो नहीं नहीं लग है। रहा। ठीक है, शेल रिसीव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन एक्ट रूल रेगुलेशन। इसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन के लिए कुछ नहीं लिखा है, और आरबीआई में ऑन एप्लीकेशन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड सफिशिएंट रीजन ने परमिट सच रिसीट, यही लिखा दोनों में। yes sir, तो 3 बोल रहा है कि कोई फॉरेनर नहीं करेगा, और 4th बोल रहा है कोई इंडियन रिसीव नहीं करेगा, तो दोनों तरफ से कवर कर दिया उसने। Yes sir. नेक्स्ट बात करते हैं 5 की, क्या कह रहा है? Yeah. Permission for making investment by a person resident outside India, unless otherwise specified in these rules or the schedules. Any investment made by a person resident outside India shall be subject to the entry rules, sectoral caps, or the investment limits, as the case may be, and the attendant conditionalities for such investment as laid down in these rules. ठीक है, अभी जो आपने 3 में पढ़ा था, ये 3 की एक्सेप्शन है। Yes, 3 के साथ सेक्शन 5 पढ़ सकते हैं, yes sir. क्योंकि इसको लग रहा है पर्सन आउटसाइड इंडिया को। और क्या कह रहा है? परमिशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट, यही है। yes sir, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि परमिशन जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू क्या क्या? एंट्री रूट, सेक्टोरल कैप, एंट्री रूट समझ ऑटोमेटिक है कि परमिशन रूट है, yes sir, एंड conditions specified under rule can make investment in India। तो 3 और 5 लिंक हो गए। Yes sir. अब ये कहाँ से आया? देखो ये जो बी पॉइंट लिखा है ऊपर, Yes sir. आरबीआई ऑन एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन में परमिट अबव इन्वेस्टमेंट, उसके कंटेक्स्ट में बोल दिया कि जो परमिशन दी जाएगी या जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें एंट्री रूट, सेक्टरल कैप और कंडीशंस का ध्यान रखना है। Yes sir. ठीक है, तो ये सेक्शन 5 और 3 लिंक हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब Yes sir. ये जो चीज थी ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो स्पेसिफिक नहीं है। Sir. इसका टाइटल था, अगर चैप्टर का टाइटल देखो, चैप्टर 2 जनरल कंडीशन, Applicable to all investors. जनरल कंडीशंस एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। तो समरी में अगर आप बात करो 3, 4, 5, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? सर 3 यही बोल रहा है कि सबसे पहले नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता है, बट तभी कर सकता है अगर आरबीआई परमिट करता है। नहीं और नहीं as नहीं, the- नहीं, हाँ, सबसे पहले तभी कर Sir, सकता है so- जैसा एक्ट रूल रेगुलेशन में लिखा है। yes yes sir, yes और अगर नहीं लिखा फिर भी करना है तो आरबीआई की परमिशन से कर सकता है। yes और जब वो पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको ध्यान रखना है एंट्री रूट का, सेक्टरल कैप का, और जो भी कंडीशंस रूल में लिखी है उनका। yes sir, ये जनरल कंडीशन है हर इन्वेस्टमेंट को जो भी फॉरेनर इंडिया में कर रहा है। तो इसको अगर रिवर्स में ले तो अगर एक्ट रूल रेगुलेशन में नहीं अलाउड है तो बिना आरबीआई की परमिशन के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। yes तो अगर sir, आप आरबीआई की परमिशन ना लो, एक्ट में नहीं लिखा है, तो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक रूट है कि परमिशन रूट है, फिर आपके सेक्टर में कितनी कंडीशन, कितने % इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और yes sir. 4 नंबर किस लिए हो गया? इंडियन एंटिटी के ऊपर क्या कह रहे हैं? It's restriction on receiving investment for Indian entities, firms,
investment vehicles, proprietary, and same conditions. It can be allowed subject to RBI's. If you take RBI's permission and RBI deems it fit and necessary to give permission for such investments. क्लियर है दोनों में? कोई डाउट तो नहीं है ना? जनरल कंडीशन क्या है? No, sir. 3, 4, 5. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आया चैप्टर 2 हो गया अपना. 9 चैप्टर है. कितने चैप्टर हैं इसमें? तो इसमें 12 चैप्टर्स आएंगे 12. 12 में से शायद से 12 नहीं, सॉरी 8, 9. 9 में से 2 हो गए तो कितना हो गया? 20% हो गया. Yes, sir. चलो 20% फेमा खत्म हो गया. चैप्टर 3 इंटरेस्टिंग रहता है इसको अगर वो सर करके. अच्छा लॉ सारे इंटरेस्टिंग रहते हैं, सिर्फ देखना है. चलो चैप्टर 3 किसको एप्लीकेबल है? इन्वेस्टमेंट बाय बिल गेट. जहाँ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वहाँ बिल गेट बोलो, जहाँ इंडियन है उसको अंबानी बोलो. ओके तो रिलेट करना इजी रहेगा. तो चैप्टर 3 है कि अगर बिल गेट को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको क्या रूल लगेंगे. ठीक है, तो 6 रूल है, पढ़ जाओ. ए करके रुकना, बी करके रुकना, ऐसे पढ़ो. हाँ. 6. Investment by person resident outside India. A person resident outside India may make investment as under A. May subscribe, purchase, or sell equity instruments of an Indian company in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 1. Provided that an entity of a country which shares land border with India or the beneficial owner of an investment into India who is situated in or is a citizen of any such country shall invest only with the government approval. Provided further that a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan shall invest only under the government route in sectors or activities other than defense, space, automatic energy, or atomic energy, and such other sector or activities prohibited for foreign investment. Provided also that in the event of the transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India, directly or indirectly, resulting in the beneficial ownership falling within the restriction or purview of the above provisos, such subsequent change in beneficial ownership shall also require government approval. Provided also that a multilateral bank or fund of which India is a member shall not be treated as an entity of a particular country, nor shall any country be treated as the beneficial owner of the investments of such bank or fund in India. ठीक है, अब इसको सिर्फ एग्जांपल से समझो. सबसे पहले बिल गेट इन्वेस्ट कर सकता है. कैसे? इंडियन कंपनी है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में वो कैसे कर सकता है? सब्सक्राइब कर सकता है, दैट मींस अलॉटमेंट सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, मार्केट में से बेच सकता है इन्फोसिस के शेयर. कैसे? Yes. जैसा शेड्यूल 1 में लिखा है और जो कंडीशन शेड्यूल 1 में लिखी है उसको फॉलो करते हुए. Yes, sir. राइट? तो Yes, sir. सबसे पहली चीज हम ये बोलते हैं सेक्शन 5. अब ये भी किससे है? अगर मैं इसको ऊपर से लिंक करूं तो इस पर्सन को ही एप्लीकेबल है. जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए एप्लीकेबल है. Yes, sir. तो इसमें हम डालते हैं क्या? इसका हेडिंग है Investment by person. इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट. तो पहली चीज इन्होंने बोली, बिल गेट बोलता हूँ, बिल गेट कैन इन्वेस्ट इन इन्फोसिस दैट इज इंडियन एंटिटी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, Schedule. परचेज और सेल. ठीक है, ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लियर है आपको क्या था? Yes, sir. दैट मीन लैंड एंड बिल्डिंग से लेके सब कुछ कवर हो गया था उसमें. याद है उन 8-9 पॉइंट थे. यस सर, Yes, sir. 9 Yes, पॉइंट्स थे. तो ये पहली चीज है, पहला रूल इन्वेस्टमेंट Yes, बाय sir. पर्सन नॉन रेजिडेंट का, कि वो इंडियन एंटिटी में कैसे कर सकता है. By the way, इसके लिए इसने बोला by following the instructions of Schedule 1. सब्जेक्ट टू मैनर एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1.
ओके, तो जब शेड्यूल 1 पे आएंगे तो देखेंगे क्या कंडीशंस थी। सेकंड क्या कह रहा है? It shares land borders then with the government approval. Provide an entity of a country which share land border. इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? China, Pakistan, Sri Lanka, ने, Bangladesh, नेपाल, Nepal. ठीक है। तो इसका मतलब एंटिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर, ठीक है। तो कैन इन्वेस्ट ओनली थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल। दैट मीन्स ऑटोमेटिक रूट इनको एप्लीकेबल नहीं है, यही बोल रहा है। Yes. पहली कंडीशन इसने बोल दी, जो लैंड कंट्री नहीं कर रहा है, जो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो शेड्यूल 1 में करेगा, Yes. और जो शेयर कर रहा है वो गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आएगा। फिर क्या बोला, अब जब पाकिस्तान की बात आए तो इमरान खान ले लो। इमरान खान क्या करेगा? प्रोवाइडेड दैट इमरान खान शैल इन्वेस्ट, आ गया, ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट, और वो भी इन सेक्टर्स अदर देन डिफेंस, स्पेस, एनर्जी और प्रोहिबिटेड। क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा इन्होंने? Sir, fully government owned sectors. नहीं, ये अपनी नेशनल इंटीग्रिटी और डिफेंस से जुड़े हुए सेक्टर है। अगर यहाँ पे अगर सपोज आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आप पाकिस्तान में को इन्वेस्ट करने दे दो, और कल को उसको बोलो बम चलाए पाकिस्तान पे, तो नहीं चलाएगा ना, ठीक है। तो अगला थर्ड कंडीशन होगी, दो कंडीशन आई, पाकिस्तान, दैट मीन्स इमरान खान will invest only through government route, that too in areas not prohibited. For foreign investment क्या होती है? So, foreign investment, जिसमें sorry, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यही था कि सर कोई भी नॉन रेजिडेंट है तो इन्वेस्ट तो हाँ, FDI और FPI दोनों इंक्लूड होता है इसमें। FDI वो होता है कि अनलिस्टेड में लिस्टेड में 10% से ज्यादा होना चाहिए, हाँ, और LLP इंक्लूड होता है, और FPI में उसका उल्टा है कि 10% से कम होना चाहिए। तो FDI और FPI दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, और इसमें वो रिपैट्रिएबल बेसिस का भी है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि FDI या FPI जो भी करनी है पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट रूट से ही करेगा। यहाँ तक दोनों सेम चल रहे हैं, 2 और 3, ठीक है। लेकिन इनमें ये प्रोविजन नहीं है, they can invest in foreign defense, atomic energy other than Pakistan. yes, 2 और 3 में यही फर्क है ना, इसमें ये जो चीज है ये इनको एक रिस्ट्रिक्शन डाली है जो कि 2 में नहीं है। yes, दोनों अदरवाइज सेम चल रहे हैं। दैट मीन नेपाली लोग जो है वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो डिफेंस में, एटॉमिक एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको वो एनिमी स्टेट मानते हैं। फिर इस लाइन का क्या मतलब है? provided ये वाला provided also that in the event of transfer in the event of transfer of ownership of any existing or future FPI in an entity in India directly or indirectly resulting in beneficial ownership falling within the restriction of purview of above provisos, such subsequent change in beneficial क्या सर, तो जैसे कोई भी कंपनी जब ट्रांसफर होती है तो इनडायरेक्टली कभी भी किसी कंपनी का जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो भी चेंज हो जाती है, वो भी आपको बताना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई इफेक्ट हो रहा है किसी और उसका बेनिफिशियल ओनर सपोज बन जाता है ये पाकिस्तान का कोई भी सर, तो उसमें भी हमें वो चेक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अप्रूवल है कि नहीं है, और वो और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। उसमें ऐसा नहीं, मतलब शेड्यूल 1 में जो सेक्टोरल कैप्स लगी हुई है या लिमिट लगी हुई है
वो सारे प्रोविजंस ऊपर वाले मतलब कंपनी के हाँ। ट्रांसफर या जो भी है उसको अब ये अफेक्ट करेगा। कैसा तो वो था, हाँ ये क्या बोल रहे हैं कि अभी आप कोई भी ट्रांसफर करते हो तो आप सही बोले, जहाँ कोई भी ट्रांसफर करते हो इफेक्टिंग द ट्रांजेक्शन टू फॉल इन 2 or 3 above, ठीक है, इफेक्टिंग द ओनरशिप टू ट्रांसफर टू एंटिटी इन 2 or 3 above, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है, यही बोल रहे हैं। सेक्शन 6 अभी तक 4 बातें बोला। नॉन रेजिडेंट इंडियन एंटिटी में सब्सक्रिप्शन, परचेज और सेल के थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डील कर सकता है, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 1। फिर बोला जिनके लैंड बॉर्डर हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू करेंगे। जो पाकिस्तान है वो गवर्नमेंट अप्रूवल भी चाहिए उसको, लेकिन वो प्रोहिबिटेड एरिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और सपोज ये 1 नंबर ने शेयर ट्रांसफर करे 2 वाले को या 3 वाले को, तो गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगी, यही मतलब हुआ। और 5वां बोला उसने मल्टीलेटरल बैंक और फंड्स like World Bank kind of thing, they will not be treated as of a particular country, ठीक है, यही बोल रहे हैं, provided that yes sir. and country shall not be treated as beneficial owner, ठीक है। सो इसको एग्जम्पशन दे दी कि मल्टीलेटरल बैंक जो है वो किसी एक कंट्री के नहीं हो सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का बैंक है, नेपाल का बैंक है। जब वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको अलग प्रोविजन लगेंगे, तो उनको इस कंडीशंस में हम लोग नहीं डाल सकते कि वो पाकिस्तानी है या लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. नींद आने लगे तो बोल देना। Yes sir, वो तो sure. ठीक है, हाँ ये क्या है, नोट क्या है इसका? Note: issue or transfer of participating interest or right in oil fields by Indian companies to a person resident outside India would be treated as foreign investment and shall comply with the conditions laid down in Schedule 1. ठीक है, अब ऑयल फील्ड में अगर किसी इंडियन कंपनी ने फॉरेन एंटिटी को भी इन्वॉल्व किया कि आप भी हमारे साथ मिलके ऑयल डिस्कवरी करो, और उसके लिए उसने क्या इश्यू किया, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट और राइट, किसने इशू किया ये? ऑयल फील्ड में, Oil field, Indian oil field, some. जो जहाँ से ऑयल निकालते हैं उसमें अगर इन्होंने यूनिट्स बना के इंडियन एंटिटी ने बिल गेट को ऑफर किया, बिल गेट को इशू और ट्रांसफर किया, दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगी कि नहीं, क्या बोल रहे हैं? और उस केस में क्या होगा, उसको भी शेड्यूल 1 की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मींस ये फर्स्ट वाला क्लॉज में आ रहा है। Yes sir. शेड्यूल 1 टू कंप्लाई। अब ये जो पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट और राइट है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं था। Yes sir. Yes sir. तो क्लियर हुआ है सेक्शन 6 में 6 पॉइंट। Yes sir. तो अभी तक 3, 5, 6 जो है वो नॉन रेजिडेंट को, और 4 जो है वो रेजिडेंट को। Resident. Yes. आगे चलो, बी, ए था वो। A person resident outside India other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan may invest either by way of
capital contribution or by way of acquisition or transfer of profits of shares of an LLP in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 6. ठीक है, बहुत सिंपल बोल रहा है। Yes. क्या Yes, बोल sir. रहा है कि Sir, LLP can have partners non-resident other than Bangladesh of Bangladesh and Pakistan, right? Yes, And sir. investment subject to Schedule 6. तो दो शेड्यूल आ गई, Schedule 1 और Schedule 6। 1 Yes, है नॉन रेजिडेंट जब इन्वेस्ट करेंगे उनको क्या कंडीशन पूरी करनी है, और Schedule 6 LLP को। Yes, sir. तो ये Schedule 1। ओके, नेक्स्ट क्या, Yes. कहाँ गया, हाँ। 1 sec। C point. Hmm. A person resident outside India other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan may invest in units of an investment vehicle in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 8. ठीक है, तो वो सर LLP का था, इसमें investment vehicle like वो REIT, yes. AIF mentioned. So that means investment vehicle can have unit holder non-resident other than, सेम चल रहा है जैसा ऊपर लिखा है, बांग्लादेश जैसा Yes, sir. 7th है सेम ही चल रहा है ना, कुछ डिफरेंस नहीं। Same. Yes. पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू शेड्यूल 8। तो ये 8 हो गई इन्वेस्टमेंट व्हीकल के लिए, 6 होगी LLP के लिए, Schedule 1 जनरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, Yes, sir. डी कौन सो रहा है अभी? Sorry. D. A person resident outside India may invest in depository receipts issued by foreign depositories against eligible securities in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 9. तो दैट मींस So, ये ये जब depository receipts पर के कौन सी है, regarding इशूड है. बाय फॉरेन डिपॉजिटरी, दैट मींस Yes, sir. ये ADR and ADR GDR. GDR, so that means Yes. NR can invest in ADR GDR subject to Schedule 9। सर इसी वाली लैंग्वेज में लिखना ना, आपने जो भी बोला सर। ADR क्या बोला मैंने? सर वो NR और वो वाला वो सही से एकदम समझ में आ गया। NR some people can invest, अच्छा ऊपर वाला समझ नहीं आया। नहीं सर सारे आ गए, ये वाला सर थोड़ा वो ADR GDR वाला। ADR subject to Schedule 9। क्लियर? यस सो कोई बता देगा कि अभी अगर इंडिया क्या क्या रूल लगते हैं? यस सर, तो सबसे पहले इंडिया के उसमें वो बोलता है कि कोई भी इसको ठीक कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट इसको NR क्या कर देता हूँ, NR चलो। So अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इट शुड बी सब्जेक्ट टू द मैनर एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन Schedule 1। एंड इफ किसी एंटिटी अगर कोई कंट्री है जो हमसे लैंड शेयर करता है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो वो गवर्नमेंट रूट से होना चाहिए और वो डिफेंस एरियाज में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद फोर्थ है कि जो भी ऐसे ट्रांजेक्शंस है ना जो अफेक्ट कर रहे हैं थर्ड और सेकंड और थर्ड के प्रोविजंस को, उसके लिए भी आपको सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिफ्थ है मल्टीलेटरल बैंक और फंड, एंड अगर वो उनको बेनिफिशियल ऑनर नहीं ट्रीट करेंगे पर्टिकुलर कंट्री में अगर है तो। उसके बाद पार्ट 6 जो है वो है कि अगर ऑयल फील्ड पांच रुक जाओ, मेरे को दोबारा समझा दो क्या है 5। मल्टीलेटरल बैंक वाला क्या फंड है? सर बेसिकली इसमें वो जो हम जो फंड्स पढ़े अभी थे क्यों हम रिलेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि मल्टीलेटरल फंड क्या होता है, हम उसको दिमाग में पिक्चर नहीं बन रही।
yes sir. सर वो थोड़ा वो अलाइंड है ना, ऊपर वाले थोड़ा डिफरेंट आया। अलाइंड है, पर देखो बिना समझे चलोगे तो वो 1 दिन 2 दिन बाद गायब हो जाएगा। Yes sir. तो अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है नहीं है तो वहीं पे रुक जाओ। मेरे को तो समझ आएगा कि आप कौन सी चीज आपको समझ आई और नहीं आई। जब मैं Yes. क्वेश्चन पूछूंगा 2 मिनट में समझ आएगा, जहाँ पे एकदम स्पीड से बोलोगी और जहाँ आप रुक रुक के बोलोगे। किसका नेट चल रहा है? तुम लोग का चल रहा है तो देख के बताओ क्या होता है। कोई एक दो Yes sir. एग्जांपल दे दो। Sir. Yes sir. Just a second. कोई भी एक दो नाम दे दो। मल्टीलेटरल फंड मतलब कौन सा बैंक है, कौन सा नाम है? वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट बैंक, ये सब नाम है क्या? Yes sir. World Bank, European Investment Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank. तो ये जो अक्रॉस कंट्री वाले बैंक्स हैं, ठीक है, Yes sir. जिनसे गवर्नमेंट तक लोन लेती है, उनको किसी एक कंट्री Yes. का नहीं माना जाएगा। 5वां पॉइंट ये बोल Okay. रहा है। ओके सर। और जिस भी कंट्री सर में तो है हम ब्रैकेट में ये लिख मेंशन कर दें क्या बैंक का नाम सर? वर्ल्ड बैंक, चलो। और सर फंड में तो हमारे वो जो वैसे वो जो रीट और ये वाले फंड्स हैं नहीं या फिर नहीं, सर मैंने दूसरे? नहीं, मल्टीलेटरल फंड की बात कर रहा। अच्छा जैसे सर, जो इन्हीं बैंक से लेंगे फंड्स? अक्रॉस द कंट्री के फंड है, बड़े बड़े जो फंड्स हैं, ओके जिनका कोई एक स्पेशल किसी एक जगह इनकॉर्पोरेटेड तो कहीं हुए होंगे, लेकिन उनका जो ऑपरेशंस है वो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। ओके सर. तो उसको किसी एक Okay, कंट्री का नहीं माना जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं वो लोग। ओके सर. अच्छा, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट क्या होता है? सर सो बेसिकली ये विद रिगार्ड्स टू ऑयल फील्ड था, तो कोई भी इंडियन एंटिटी अगर किसी फॉरेन एंटिटी को अगर पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट या राइट देती है तो वो एफडीआई ट्रीट होगा, और उसमें ना शेड्यूल 1 में जो सेक्टोरल कैप्स या लिमिट्स है उससे कंपाइल करना जरूरी है. फिर 7th है एलएलपी एफडीआई के. कहाँ आया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई ना एफडीआई। Yes sir, sorry, foreign investment. I'm sorry. Officer 7th है LLP can have partners non-resident other. Yes sir. तो they have 7th sir LLP के regarding है, उसमें बोला है कि LLP can have partners जो non-resident है, but वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए. और ये जो भी सारे investments होंगे ऐसे partners के non-residents के, वो schedule 6 में mentioned है. फिर same 8th के लिए mentioned है with regards to investment. Yes sir, with regard no investment, yeah, with regards to investment vehicles, और इसमें सारी कंडीशन सब्जेक्ट टू होगी शेड्यूल 8, और इसमें भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा जो नॉन रेसिडेंट्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. फिर लास्ट है कि जो नॉन रेसिडेंट्स हैं दे कैन इन्वेस्ट इन द एडीआर एंड जीडीआर, एंड ये सब्जेक्ट होंगे शेड्यूल 9. अब अगर आपको भी असाइनमेंट आई कि एलएलपी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, तो आप उसको क्या देखोगी? आप शेड्यूल 6 देखोगी. यस सर. और पहली चीज बोलोगी कि बांग्लादेश पाकिस्तानी तो नहीं है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. नहीं कर सकते. जब हम फॉर्म भरते हैं तो ये सब डिक्लेरेशंस वो लेता है हमसे. ये सब जब खत्म होगा, जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आओगी फॉर्म कैसे भरते हैं, तो उस टाइम यही सब चीजें आ रही होंगी. यस सर, आज इतना ही करें. चलो ठीक है. सर बस आपसे एक 2 क्वेश्चंस पूछने थे. इसको बंद करूं क्या? यस सर. यस सर.